Hello champs, I welcome you all in this new video and we will continue the most important series questions, the most important question series of the Indian economy, and in the series we are going to start today with chapter 3, that is liberalization, privatization and globalization. Okay, so question number 1 है, state any two reasons why economic reforms were initiated in India. Why economic reforms were initiated? तो इसका आंसर है, देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल था। तो अगर आपको मान लीजिए 1 या 1.1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स इस तरीके से थोड़े कम मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का है तो ज़रूरत नहीं है, बट 1.5 या 2 मार्क्स का है तो आपको इसको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द गवर्नमेंट नीड फंड्स? गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? द गवर्नमेंट नीड्स फंड्स टू जनरेट फंड टू इम्प्लीमेंट वेरियस पॉलिसीज़। देखिए गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बियर कर पाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस। ठीक है, आपको खाली इनके क्वेश्चंस को फोकस करना है और आंसर्स को रीड करना है, अगेन एंड अगेन लर्न करना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे जब आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। Question number 3, Indian government become unsustainable in 1991. Why? Because government expenditure began to exceed its revenue by very large margins. ठीक है, this was the main cause to make the government unsustainable. Question number 4 है, why was the Indian government compelled to borrow from international organization? इसका आंसर है, as a severe financial crisis due to unsustainable fiscal deficit, fall in the foreign exchange, liability to pay interest to international lender, ठीक है, टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना पड़ा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑल्सो रेफर टू एज माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मेजर्स। वाई? तो इस तरीके क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? आर रेफर टू एज माइक्रो इकोनॉमिक। क्यों? एज दे टारगेट द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दीज मेजर्स आर रिलेटेड टू द चेंजेस मेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग द गोल्डन शेयर? क्या मतलब है इसका? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप आ गए तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर आपको पता होना ज़रूरी है। इट मीन्स विद होल्ड अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द PSU बाय द गवर्नमेंट टू अनेबल इट टू एन्जॉय फ्यूचर प्रॉफिट। तो गोल्डन शेयर जो है डिपेंड करता है इंडिविजुअल केसेस पे, प्रेजेंटली ये 26% है PSUs का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेयर द लिमिट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो ग्रांट बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड गवर्नमेंट रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन? तो ये तो हमें पता ही है कि WTO का ऑब्जेक्टिव भी है कि टैरिफ बैरियर्स को हटाना। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, therefore these barriers should be removed. Okay. Question number 9, which organization facilitates bilateral and multilateral trade agreements? तो WTO। ठीक है, प्रॉपर लिखना है आपको, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है ये सारे। नेम एनी 2 सर्विसेज आउटसोर्स इन इंडिया। तो वॉइस बेस्ड प्रोसेस एंड बैंकिंग सर्विसेज आर 2 सर्विस, लाइक एक BPO और एक बैंकिंग। ओके, दीज आर 2 काइंड्स ऑफ सर्विसेज दैट इज आउटसोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर टैरिफ, वाई टैरिफ इम्पोज? तो NCERT का क्वेश्चन है या आ सकता है पेपर में, इसलिए इसका मैंने आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेड एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड डोमेस्टिकेशन, डिमोनेटाइजेशन सॉरी। तो इसका आंसर है, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू इंडिया टू करप्शन फ्री और इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कर्ब ब्लैक मनी। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव्स इसके। क्वेश्चन नंबर 13, सेड एनी ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ट्रू ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इज डिस्टर्ब्ड और प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू डिस्पैरिटी इन इनकम, यानी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर ऑल्सो रेफर टू एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स। वाई? तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आल्सो रेफर टू एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स एज दीज मेजर्स अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। दीज मेजर रिलेट टू द चेंजेस मेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, Why were reforms introduced in India? क्यों reforms introduced हुए थे? So since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of market economic system with those of planned economic system. ठीक है, over the years, this policy resulted in establishment of variety of rules and laws, which were aimed at controlling, regulating an economy. These rules ended up in hampering the process of growth and development. The economy was facing problems of declining foreign exchange, for growing imports without matching rise in imports, and a high inflation.
India changed its economic policy in 1991 due to financial crisis, pressure from the international organization like the World Bank and IMF. Okay, so these kind of questions are very very important for the exam point of view. Question number 16, does India has a scope of in हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? तो थोड़ा ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, ठीक है, तो हाँ ज़रूरी है, ये होना चाहिए। यहाँ पे लिखे इंस्टीट्यूशन, आई डोंट थिंक दैट इंडिया हैज़ अ मच स्कोप इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बिकॉज कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, मशीन मेड गुड्स आर मोर चीपर दैन द हैंडलूम, बट इन सब एरियाज देयर इट्स रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, जहाँ पे हमें अपने एस्थेटिक आर्ट्स की अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को शो करना है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ज़रूरी तो है। ओके, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया, ठीक है, आप अपना भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर एग्जामिनर को ऐसा आंसर देना है जिससे उसको लगे कि हमारा आंसर एक स्टैंड आउट करना चाहिए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप अपना भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे कुछ डाले मैंने ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको है वो आप एक बार में सारे कवर कर लो, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं एग्जाम से, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज, डू यू एग्री विद दिस व्यू, व्हाई? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो प्रॉफिट मेक कर रही हैं उनको प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है? नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है, सो वाई शुड वी प्राइवेटाइज देम, ठीक है, अगर वो पब्लिक सेक्टर के अंदर रहेंगी तो ज़्यादा फायदा है गवर्नमेंट को ना, तो इस वजह से यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, आप इसको व्यू को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया, वाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट, क्यों अपोज कर रही हैं? तो आउटसोर्सिंग का क्या पहले मीनिंग है वो बताएंगे, फिर क्यों ये बेकार है, मतलब बेकार नहीं इन द सेंस इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों अपोज कर रही हैं वो लिखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर ये हो सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज अपोजिंग आउटसोर्सिंग बिकॉज बिकॉज इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दीज कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, डू यू थिंक द नवरत्न पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू द इकोनॉमी? ओके, सो एडवांटेजेस तो ये हमारे हैं प्राइवेटाइजेशन के, इंट्रोड्यूस करेगा एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रमोट करेगा कंज्यूमर सोवरेनिटी को, हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी को, और रिड्यूस करेगा बजटरी डेफिसिट को, ठीक है, अगर वो पीएसयू लॉस मेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 20, गिव योर व्यूज ऑन द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल सेक्टर ड्यूरिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे, ठीक है, ये फॉलोइंग रिफॉर्म्स थे, बैंकिंग सेक्टर में, आरबीआई में और डिफरेंट सेक्टर में विटनेस ट्रेमेंडस ग्रोथ, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सप्लेन द मेन रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये सारे, ठीक है, इसकी मीनिंग ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी? लिबरलाइजेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके, इंक्रीज करना कॉम्पिटिशन को, इंक्रीज करना फॉरेन कैपिटल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना, डिक्रीज करना डेट ऑफ कंट्री, इनकरेज करना ब्रॉडर ट्रेड, इनकरेज करना साइज ऑफ मार्केट को, ठीक है। वाई वर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज इन 1991, तो क्या रीजन थे ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्ली आप इसको पढ़ सकते हैं। डिसमेंटलिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, रिड्यूसिंग टैरिफ रेट, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे हैं, ठीक है। आई विल अपलोड द PDF इन द लिंक एंड आपको उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लिंक ओपन होगा और वहाँ पे जाके आप पूरे प्रॉपर तरीके से पूरी PDF को डाउनलोड करके अपने एग्जाम के टाइम पे इसको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। आपको कुछ और रेफ़र करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको रेफ़र करेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से मार्क्स से क्लियर होगा, ठीक है। मैंने सारे PYQs और NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पे अटैच करे हुए हैं, ठीक है। कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, स्टैंडर्डाइज मेजर्स। क्या है इसका आंसर? इसका स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एक्सपीरियंस BOP क्राइसिस ड्यूरिंग 1950-1990 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? तो हाई इंपोर्ट्स, लो एक्सपोर्ट्स, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। इसका आंसर बोथ A एंड B है, हाई इंपोर्ट्स थे, लो एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया अप्रोच फॉर लोन टू रिवाइव इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस? तो IMF, IBRD, WTO। क्या था इसका आंसर? इसका बोथ एंड भी, IMF और IBRD, ठीक है। WTO तो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो हेल्प करती है फ्री ट्रेड में, ठीक है, उसका ही काम नहीं लोन देने का। क्वेश्चन नंबर
4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ऑल ऑफ द उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, tax reforms was one of the important reforms under the liberalization policy. Which of the following are the not a tax reform? Reduction in the tax rate, reform in the indirect tax, simplified tax payment process, devaluation of P. तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ लिख रखे हैं, विद आंसर्स अटैच कर रखे हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकता आपके साथ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आप वहाँ जाके वीडियोस को देख सकते हैं। सो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।